स्वागत है बच्चों आप लोगों का आदर्श की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेज के अंदर। तो पादप प्रजनन का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से जो विविधताएं होती हैं फसलों के अंदर उन्हें लाया जा सकता है। और विविधता को उत्पन्न करने के लिए हम लोगों ने अलग अलग मेथड्स को जाना था, जिसके अंदर आप लोगों ने ग्रामीण के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने अभियांत्रिकी के अलग अलग टॉपिकों के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने प्लांट रिप्रोडक्शंस के बारे में पढ़ा, पादप पुनः स्थापन को देखा। तो वही हम लोग वहाँ पर जो अपना पॉइंट थे वो लगातार कंटिन्यू कर रहे थे, उनको बढ़ा रहे थे। और विविधता के उत्पादन को ही अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। और उनके अंदर हम लोगों ने 2 पॉइंटों को फिर भी बाकी छोड़ दिया था, जिन्हें हमें आज यहाँ पर कंटिन्यू करना है। आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जो प्लांट ब्रीडिंग के जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं पादपों की विभिन्न क्रियाओं के ऊपर, और ये क्रियाएं गुणित अवस्था में पाई जाती हैं। और इसी गुणिता के आधार पर हमको जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुगुणिता देखने को मिल जाता है। देखिए, किसी भी प्लांट के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, और इनकी डिपेंडेंसी जो होती है वो प्लांट की अलग अलग एक्टिविटीज़ को क्या करती है, मेजर करती है, उनको कंट्रोल करती है। एक एग्जांपल लेकर के हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई प्लांट है और उसके अंदर हमको 46 क्रोमोसोम्स देखने को मिलते हैं। कितने? 46 गुणसूत्र वहाँ पर मौजूद है। अब अगर इन गुणसूत्रों की संख्या में बदलाव हो जाए तो बहुगुणिता को आप किस तरह से क्लेरिफाई करते हो, ध्यान से समझिएगा। पादप के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्याओं में होने वाले असामान्य परिवर्तनों को, या फिर आप ये बोल सकते हो कि पादपों के अंदर उपस्थित गुणसूत्रों की संख्याओं का आकस्मिक रूप से बढ़ जाना और कुछ समय बाद पुनः घट जाना जो है वो बहुगुणिता को प्रदर्शित करता है। ये यहाँ पर 46 देखने को मिल रहे हैं, इसका मल्टीप्लेक्शन हो गया। कितने होंगे आप लोग बताइए, जल्दी से करो, जल्दी करिए। सही है या नहीं है? अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा ये क्यों हुआ। एक गुणसूत्रों के ऊपर लगता है विपतन। विपतन का अर्थ क्या है? टूटना। विपतन का अर्थ क्या होता है? टूट जाना। गुणसूत्र क्या होते हैं इसके अंदर? टूट करके एक दूसरे से पृथक होते हैं। ये एक सेट है, देखिए क्रोमोसोम्स का एक सेट है, जिसके अंदर दोनों गुणसूत्र के जो ट्राइब हैं वो ऊपर की तरफ एक दूसरे का अटैच्ड रहते हैं। एक दूसरे के क्या रहते हैं भाई? अटैच रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि जो गुणसूत्र होते हैं वो टूट करके क्या हो रहे हैं? अलग हो रहे हैं। और जैसे जैसे गुणसूत्र टूटेंगे तो गुणसूत्रों की संख्याओं के अंदर परिवर्तन आएगा। तो ये जो संख्या आप लोग देख रहे हो ना, आप लोग सोचोगे कि हम इसको मल्टीप्लाई करके संख्याओं को बढ़ा सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास मल्टीप्लाई होने के बाद में जो आपको मेजर पॉइंट्स देखने को मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको हाँ अच्छा वो तो कर दीशू में कोई दिक्कत को नहीं आई। बात ये खाली करो, चालू करो। आपको जो ये गुण, आपको जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या करते हैं? लगातार अपनी प्रोसेस के द्वारा इस ट्राइब की रिएक्शंस को क्या कर देते हैं? घटाते और बढ़ाते रहते हैं, जिसका डायरेक्ट अटैक जो है वो किसी प्लांट के अंदर पाए जाने वाले लक्षणों के ऊपर हमें देखने को मिल जाता है। तो हम लोग चलिए इसकी परिभाषा को एक सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं, और जल्दी से अपने कॉपी और पेन्स को निकाल लो। यहाँ पर हम लोग ये जो डेफिनेशन है इसको पूरा करते हैं और लिखते हैं। तो टॉपिक आपका विविधता का उत्पादन करने वाली बहुगुणिता के बारे में, हेडिंग डाल दीजिए।
बहुगुणिता। ठीक है, निकाल लीजिए। और इसका एक सिंपल ट्रिक जो मैं वो यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, आप लोग इस चीज़ को पहले देख लीजिए। ये एक गुणसूत्र है और ये जब रिएक्शन शुरू करते हैं ना तो आगे चल करके अपने ट्राइब को या फिर अपने स्ट्रक्चर को लगातार बदलते हैं। ये एक सेट दिख रहा है आपको गुणसूत्रों का, आगे चल करके मान लीजिए कोई विपतन हुआ तो इनके अंदर से एक ट्राइब गायब हो जाएगा, और अगर फिर और इनके अंदर अगर विपतन हुआ तो ऊपरी सेट जो है वो तो रहेंगे, नीचे वाले जो सेट हैं वो गायब हो जाएंगे, जिसके कारण होगा क्या, लक्षणों के अंदर विभिन्नताएं जो है वो लगातार उत्पन्न हो जाएंगी। और हमको उत्पन्न किन्हें करना है, इन्हीं विभिन्नताओं को उत्पन्न करना है। किसी जनक के अंदर मान लीजिए ऐसे लक्षण मौजूद हैं जो किसी फसल की वृद्धि के लिए उचित नहीं है, तो वो इन्हीं विपतनों के कारण दूर आसानी से किए जा सकते हैं। तो जल्दी से नोट कीजिए इसके डेफिनेशंस को। बहुगुणिता किसे कहते हैं, किसी पादप प्रजाति में, किसी पादप प्रजाति में पाए जाने वाले किसी पादप प्रजाति में पाए जाने वाले गुणसूत्रों का सामान्य से अधिक हो जाना बहुगुणिता को प्रदर्शित करता है। बहुगुणिता को क्या करता है, ये प्रदर्शित, बहुगुणिता को प्रदर्शित करता है। और इसके कारण लक्षणों में विविधता उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, विविधता उत्पन्न होती है। अब एक कंडीशन नीचे लगा दो आप इन्वर्टेड कोमा में, यह बदलाव कुछ समय पश्चात सामान्य रूप में आ जाता है। इसे इन्वर्टेड कोमा में आपको रखना है। ये क्या दर्शाता है कि जो गुणसूत्र हैं इन्होंने अपने स्ट्रक्चर के अंदर जो बदलाव किए हैं वो जैसे ही चेंजेस लेकर के आएंगे धीरे धीरे ये जो स्ट्रक्चर है वापस अपने विलोमी रूप के अंदर चला जाता है। जल्दी से इस चीज़ को नोट कीजिए, और जो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि चीज़ों को समझने में और नोट्स को तैयार करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी रहे। और अगर स्क्रीनशॉट नहीं आते हों ऐप के ऊपर तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी जो ये नोट्स हैं उनको लिख सकते हो, और जो नोट्स हैं वो आपको बोर्ड के लिए अच्छी तरीके से तैयार करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर हम लोग चलेंगे। ज़रा ध्यान से देखिएगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग। आनुवांशिक अभियांत्रिकी, अभी केवल डेफिनेशन पढ़ेंगे, इनका जो फुल फॉर्मूला है वो आपको सेकंड चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, ज़रा इसको मैं पहले समझा देता हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोगों ने प्लांट ब्रीडिंग को पढ़ा था, पादप प्रजनन को। पादप प्रजनन में आपने क्या डेफिनेशन पढ़ी कि किसी पादप को मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने वाली जो क्रियाएं होती हैं वो पादप प्रजनन कहलाती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होगा, किसी जैविक कारक लाइक कोई एक सेल हो गई, ये क्या है, एक सेल है। सेल को कहाँ डालेंगे, एक इन विट्रो कल्चर में।
इन विट्रो कल्चर में जो क्या होगा, एक सस्पेंशन, किस चीज का, फॉर्मूला ऑफ, यहां पर सॉल्टिंग कॉन्सेंट्रेशन, CONST आप डायरेक्ट लगा करके यहाँ पर इसको छोड़ सकते हो। ये एक फॉर्मूला है जहाँ पर आपको NaCl सोडियम क्लोराइड का भी देखने को मिल सकता है, या फिर इसके साथ स्पर्मिडीन का घोल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, इनमें से किसी भी एक फॉर्मूला को आप यहाँ पर लगा सकते हो और ये घोल तैयार कर सकते हो। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब आप इस सेल को इस घोल के अंदर, इस सस्पेंशन के अंदर डाल देते हो, तो ये अपनी जो ग्रोथ्स होते हैं इनको अबनॉर्मल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, अबनॉर्मल, मतलब इनकी जो ग्रोथ रेट होती है वो क्या हो जाती है, बहुत हाईली फ्रिक्वेंटली वो क्या हो जाती है, तेजी से वृद्धि करने लग जाती हैं। अब इसको समझेंगे कैसे कि इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। यहाँ पर मैं इस डेफिनेशन को बना रहा हूँ, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखोगे, किसी आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसे कहते हैं, लिखिए किसी जैविक कारक में परिवर्तन करके उनको मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की क्रियाओं को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। इन्वर्टेड कोमा को कर दीजिए बंद। ठीक है, अब हम इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से जो आनुवांशिक अभियांत्रिकी है वो काम करती है। आपके सामने क्या देखने को मिल रहा है, एक वेसल जिसे हम पात्र बोलते हैं। ठीक है, ये इसको दूसरा नाम दिया गया है इन विट्रो। ठीक है, संवर्धन माध्यम है ये। इन विट्रो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक जैविक कारक। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि जैविक कारक मतलब किन किन को ले सकते हैं। जैविक कारक के रूप में कोई भी कोशिका, कोई भी जीवित घटक, जीवाणु, वायरस आदि को काम में लिया जा सकता है। ठीक है ना, ये सारे के सारे जैविक कारक होते हैं। जैविक कारकों को मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की क्रियाओं को आनुवांशिक अभियांत्रिकी या जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है जो जस्ट मैंने पीछे लिखी। इस चीज़ को देख लेना। अगर आप लोगों ने लिखा नहीं है तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो कि किसी जैविक कारक में परिवर्तन करके या किसी जैविक कारक की सहायता से उनको मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी बनाने की क्रियाओं को क्या कहा जाता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। और इससे क्या तैयार किए जाते हैं, मानव के लिए जितने भी जो आवश्यक उत्पाद होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। अब कोई आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस तरह से हम लोग किन किन उत्पादों को तैयार कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने ब्रेड का नाम सुना है, पनीर, दही। कैसे आप लोगों ने दही के अंदर सुना होगा कि बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो लगातार मल्टीप्लाई करते हैं, उनके अंदर रिप्रोडक्शन चलता रहता है। आप लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि दही के अंदर लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जीवाणु। दही बनाने की प्रोसेस क्या होती है, थोड़े से दूध को गर्म करके उसके अंदर क्या डाला जाता है, पहले से तैयार किए हुए दही की कुछ मात्रा को डाला जाता है। लाइक हम ये बोल सकते हैं कि उस दूध के टेम्परेचर को
बैक्टीरिया के अनुकूल करके उसके अंदर अन्य बैक्टीरियाओं को डाल दिया जाता है। रात भर ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, उस दही के अंदर प्रजनन करते हैं, अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं, जो लगातार बढ़ा करके सुबह तक दही के अंदर एक केमिकल रिएक्शन करते हुए उस दूध को किस में बदल देंगे, दही में बदल देंगे। तो दूध किस में फर्मेंटेड हो गया, दूध बदल गया एक दही के अंदर। ये एक प्रकार की क्या है, केमिकल रिएक्शन है, जो किसके थ्रू हुई, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के थ्रू हुई। अब आप अगर इनको देखना चाहते हो तो किसी भी स्लाइड के ऊपर दही की कुछ मात्रा को लगा करके उसको माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। जो चलते हुए घूमते हुए जो बैक्टीरिया वो आपको वहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये डेफिनेशन तो पढ़ी है कि किसी जैविक कारक की सहायता से मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बनाना क्या कहलाता है, जो आपकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, वो कहलाती है। तो हम लोगों ने जीवाणु जो कि एक जैविक कारक है, इसके द्वारा क्या किया, दूध को दही में बदल दिया। तो ये मानव के लिए उपयोगी उत्पाद बना या नहीं बना। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर दही का उपयोग जो है वो लगातार अनेक उत्पादों के अंदर किया जा रहा है। दूसरा ब्रेड के अंदर ईस्ट का उपयोग किया जाता है। आप लोगों को पता है, ईस्ट के बारे में जानते हो, ये भी एक बैक्टीरियल है। और इस ईस्ट की सहायता से आप लोगों ने जो घर के ऊपर आप खम्मण बनाते हो, जो ढोकले बनते हैं, जो गुजराती लोगों की एक स्पेशल डिश है, उसके अंदर भी जो खमीर देखने को मिलता है वो भी इन्हीं बैक्टीरियाओं के कारण देखने को मिलता है। रात भर उस घोल को, जो उनका बैटर होता है, उसको घोल करके छोड़ा जाता है, सुबह तक उसके अंदर खमीर आता है, वो भी इनके अंदर बनने वाली गैसों के कारण ही उत्पन्न होता है। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना, वो अलग अलग उत्पादों के अंदर काम में लिए जाते हैं। और जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में इसी जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हुए मानव के लिए अधिक से अधिक उपयोगी उत्पाद बनाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें शराब की, अगर हम लोग बात करें बियर की, इन सभी के अंदर जो है इन बैक्टीरिया का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग है वो किया जाता है। पुराने समय में लोग कहा करते थे कि जो शराब होती है वो जितनी ज़्यादा पुरानी हो वो उतनी ज़्यादा अच्छी होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि उनके अंदर पाए जाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फलने फूलने के लिए, उनको फर्मेटेड होने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम मिल जाता है। और जितनी ज़्यादा पुरानी शराब होती है वो उतनी ही ज़्यादा महंगी बिकती है। वो रीज़न ये होता है कि उसके स्वाद में बहुत ही ज़्यादा जो है क्वालिटी वो देखने को मिलती है, वो शरीर के इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती। इसलिए ज़रूरी है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, इनको किस तरह से जो फूड मटेरियल कंपनियां हैं वो या फिर इंडस्ट्री है वो इनको उपयोग में ला रही है। तो ये सब जो है आपको आपकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी के अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस डेफिनेशन को उतार लीजिए और इन विट्रो कल्चर जो है, मैंने अभी जो बताया था, पात्रे संवर्धन जो है उसको मोस्ट रखना है। और जैसे ही आपकी आनुवांशिक अभियांत्रिकी टॉपिक पूरा हो जाए उसके जस्ट नीचे आपको एक नेक्स्ट हेडिंग डालनी है जो कि इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों मैं बार बार एक शब्द काम में ले रहा हूँ, पात्रे संवर्धन, इन विट्रो कल्चर। तो सवाल तो ये उठता है कि इन विट्रो कल्चर एक्चुअल में है क्या, पात्रे संवर्धन किसे कहेंगे। तो इसी की हेडिंग डाल दो, पात्रे संवर्धन। बुक में ये आपको अभी नहीं देखने को मिलेगी, इस चैप्टर के एंड में देखने को मिलेगी, पर यहाँ मैं इसको थोड़ा समझाऊंगा, इसकी डेफिनेशन को समझाऊंगा। और जैसे जैसे चैप्टर एंडिंग की ओर जाएगा वहाँ पात्रे संवर्धन की, इन विट्रो कल्चर का एक पूरा का पूरा मेथड देखने को मिलता है। तो हेडिंग डाल दीजिए, पात्रे संवर्धन। मैं इसकी थोड़ी सी पहले परिभाषा लिख दूं, उसके बाद में इसको फिर से समझाऊंगा। पात्रे संवर्धन क्या होता है, किसी भी जैविक कारक को या पादप अंगों को अलग करके कृत्रिम रूप से किसी पात्र में संवर्धित कराना पात्रे संवर्धन कहलाता है। पात्रे संवर्धन कहलाता है।
ये सिंपल डेफिनेशन आपके सामने आ गई। इसको इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ताकि जो मेन टॉपिक है उसकी जो मेन थियरी है वो आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट हो सके। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी कि किस तरह से जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो काम करती है और किस तरह से जो पात्र संवर्धन है वो किसी पात्र के अंदर बैक्टीरिया या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वृद्धि कराने, उनकी जो मोटिवेशनल जो ग्रोथ्स होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विविधता का जो उत्पादन है वो हम लोगों ने अब देख लिया है। तकरीबन 8 या 9 पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले हैं जो क्या करते हैं, फसलों के अंदर विविधता का उत्पादन करते हैं, विविधता को जन्म देते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, सिलेक्शन या चयन। चयन किसका चयन करना है? हमें फसलों का चयन करना है। चयन का अर्थ क्या होता है? किसी को चुनना या फिर सिलेक्ट करना। अब चयन हम क्यों करेंगे, देखिए इसको मैं एक सिंपल फॉर्मूला के थ्रू समझाऊंगा। ये आपके सामने एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। मान लीजिए किसी फील्ड का स्ट्रक्चर है और इसके अंदर हमको अलग अलग प्लांट देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए एक फील्ड का स्ट्रक्चर है जिसमें आपने क्या देखे, अलग अलग प्लांट को देखा है। कुल काउंट संख्या कितनी है? मान लीजिए यहाँ पर प्लांट जो है वो तकरीबन देखने को मिलते हैं 10,000। इतने यहाँ पर क्या है, प्लांट्स है। इन प्लांट के अंदर से ये थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि सारे के सारे प्लांट निकाल करके हम क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। आपको कहा गया कि इनमें से ऐसे प्लांट्स को आपको क्या करना है, देखना है, छांटना है जो क्या हो, लगातार ग्रोथ करते हुए या किसी पादप के अंदर लगातार वृद्धि करते हुए उनकी जो अलग अलग स्टडी मटेरियल्स हैं उनको यहाँ पर हमें दर्शा सके। अब मैं आपको एक फिनोमिना के थ्रू बताता हूँ कि आपके सामने 10,000 प्लांट है और इन 10,000 प्लांट में से आप लोगों ने क्या किया, उन्नत पौधों को छांट लिया। कितने? उन्नत पौधों को। और उन्नत पौधे छांटने के बाद में कितने बच गए भाई? चलो 5,000 बच गए, बाकी सारे के सारे क्या हो गए, अलग हो गए। हमने 10,000 में से कितने उन्नत पौधों को छांट दिया? 5,000। तो हमने कितने पौधों को छांट दिया भाई? 5,000 को छांट दिया, क्योंकि हमको क्या चाहिए थे, उन्नत पौधे चाहिए थे। आपको कहा जाए कि आपके सामने ये वस्तुएं रखी हुई हैं, इनमें से आपको क्या करना है, अच्छी अच्छी वस्तुओं को छांट के अलग करना है। तो ये थोड़ी है कि आप सारी की सारी उठाओगे, आप क्या करोगे, उनमें से केवल जो अच्छी होंगी ना, केवल उन्हीं को छांट करके अलग करोगे। तो आप समझ गए होंगे चयन का अर्थ क्या होता है, वह क्रिया जिसके द्वारा किसी पादप समिष्टि में से उन्नत पौधों को छांट करके अलग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, चयन कहते हैं। ये लीजिए एकदम सिंपल से इसकी परिभाषा है, तो जल्दी से चयन की परिभाषा भी लिख देते हैं। यहाँ पर एकदम सिंपल भाषा में लिखोगे। हाँ, एक चीज और, समिष्टि क्या होती है बता दूं? समिष्टि का अर्थ होता है जनसंख्या। समिष्टि किसे कहते हैं? जनसंख्याओं को। एक कमरे के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं तो वो बच्चों की समिष्टि है। इस देश के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं उन व्यक्तियों की समिष्टि है। ठीक है, जनसंख्या को शुद्ध एक किसी हम लोग अगर बॉटनिकल लैंग्वेज में पूछेंगे ना तो उसको समिष्टि कहा जाएगा। तो यहां पर लिखिए चयन किसे कहते हैं, किसी पादप समिष्टि में से उन्नत पादपों को छांटकर अलग करना। चयन कहलाता है। चयन कहलाता है। ठीक है, एकदम सिंपल सी इसकी परिभाषा है जो कि आपके सामने आई है। जल्दी से इसका जो नोट्स है वो आप लोग तैयार कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे इस स्टडी वो बढ़ाने में और कोई भी आपको समस्या ना देखने को मिले टॉपिकों को क्लियर करने में। जस्ट हम लोगों ने चयन तो देख लिया। चयन के बाद में जो आपकी अगली विधि दी गई है वो है मूल्यांकन। मूल्यांकन जानते हो क्या आप लोग? स्कूलों में होता था ना जब छोटे थे। अब उस समय प्रथम मूल्यांकन, द्वितीय मूल्यांकन किए जाते थे, कॉपियों को जांचा जाता था, उनको परखा जाता था कि आपका होमवर्क किस तरह से कंप्लीट है। तो मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? चयन किए गए
चयन किए गए पादपों के गुणों, पादपों के गुणों को जांचना एवं परखने की क्रियाओं को परखने की क्रिया को मूल्यांकन कहते हैं। ये लीजिए, ये छोटे छोटे परिभाषाएं हैं जिनको आप एक बार ढंग से पढ़ोगे, इनको तरीकों से पढ़ोगे, इनके अलग अलग आप खुद एग्जाम्पल तैयार करोगे तो इनको आसानी से समझ सकते हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि एक पादप की समष्टि में से पौधों का चयन किया, चयन करने के बाद में क्या कर दिया, उनका मतलब जो है मूल्यांकन है, उनको जांचा और परखा। इसके बाद में अगला ही पॉइंट आपको सिंपल सा देखने को मिलता है, गुणन। मैं एकदम सिंपल भाषा में बता देता हूं। गुणन का अर्थ क्या है, गुणा करना। 2 × 2 4, 2 का गुणज करेंगे, 2 का 4, 4 का 8, 8 से आपको मिल जाएगा आप 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 128 से 256। ये जो क्रम है वो लगातार चलता है। गुणन का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं सारे के सारे। तो गुणन में क्या होता है कि जो आप लोगों ने चयन के बाद में, मूल्यांकन के बाद में जो फसलें रखी हैं उनकी संख्याओं को जो हम बढ़ाते हैं, गुणित करते हैं, तो वो गुणन कहलाता है। तो क्या लिखोगे आप लोग, किसी मूल्यांकित पादप प्रजातियों की संख्या को लगातार बढ़ाना या गुणा करना, मतलब बढ़ाना ही होगा, गुणन कहलाता है, गुणन कहलाता है। ठीक है, इस तरह से आपको क्या देखने को मिलता है, गुणन देखने को मिलता है। अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया ना, वीडियो को पॉज कर लो और यहां से आप लोग अब आगे लिख सकते हो। मैं एक इसका आखिरी पॉइंट बता देता हूं। गुणन के बाद में आपको क्या करना होता है, उन फसलों का वितरण। यह आखिरी पॉइंट है इसका। वितरण का अर्थ क्या है, बांटना। गुणन के पश्चात पादप प्रजातियों किसानों तक बांटने की क्रिया वितरण कहलाती है, वितरण कहलाती है। तो ये कहलाती है। तो यहां पर आपका ये मेन टॉपिक जो है, चयन, मूल्यांकन, गुणन, वितरण और विविधता, जो कल हमने पढ़ी थी, सारे के सारे यहां पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद के जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे वो हम लोग हमारी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, काफ़ी सिंपल हैं। अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसके आगे वाले टॉपिकों को कवर करेंगे। तब तक जुड़े रहिए आदर्श के साथ, वीडियो को देखते रहिए और घर पे सेफ स्टडी करते रहिए। धन्यवाद।